मैंने एक न्यूज़ देखा था कि चाइना में जब अभी कोविड आया तब उन्होंने 2 दिन में एक हाई राइज बिल्डिंग खड़ी कर दी थी। Yes, तो वो भी क्या एग्जांपल पीईबी का ही Yes. मान सकते हैं? actually that is PEB. Pre-engineered means a pre-designed, prefabricated, predefined process. हमें बहुत सारे ऐसे मौके मिले जहाँ पे मेरे को टेक्नो कमर्शियल हैंडल करना पड़ा कंपनीज में। वहाँ से मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि हाउ टू हैंडल द बिजनेस। कौन सी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स है जो ऑलरेडी पीईबी से ही बनी हुई है? वर्ल्ड में जितनी भी टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो मेनली पीईबी में ही बना हुआ है, स्टील स्ट्रक्चर्स में ही बना हुआ है। जैसे आपको मैं बोलूँ तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क टाइम्स यूके, चाइना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यूके बैंक टावर, ओके। इवन अपना सरदार स्टैचू। पीईबी का मेन स्कोप तो अभी आना इंडिया में बाकी है, हाई राइज बिल्डिंग्स, जो कि वर्ल्ड में अक्रॉस द ग्लोब इसकी काफी एक्सेप्टेबिलिटी है। आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये पीईबी मतलब प्री इंजीनियर बिल्डिंग होता क्या है। प्री इंजीनियर बिल्डिंग एक ऐसा टाइप का कंस्ट्रक्शन है कि जिसमें बिल्डिंग के सारे कंपोनेंट्स की पूरी डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड असेंबली फैक्ट्री में बनता है, ट्रांसपोर्टेशन के पहले। ज्यादातर ये बिल्डिंग स्टील या मेटल पैनल से बनती है। नमस्ते एंड वेलकम, दिस इज राज फ्रॉम रेडिकल डेकार्ट, योर प्रोसेस ऑटोमेशन स्ट्रेटेजिस्ट। आज के एपिसोड में हम जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली आर प्री इंजीनियर बिल्डिंग एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड्स। एंड यस, ये प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग किस टाइप की इंडस्ट्री को ज्यादा जरूरत होती है और कौन से सिनेरियो में ये ज्यादा काम आता है, ये सारी बातें हम जानेंगे पीईबी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट मिस्टर अवधेश यादव के साथ, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के फील्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सो वेलकम अवधेश भाई, कैसे हो आप? फाइन, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। सो अवधेश भाई, मुझे ये बताओ कि ये पीईबी इंजीनियरिंग बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए बहुत बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट है और किसी को भी ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकता। उसको बहुत टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत है, उसको बिजनेस का भी माइंडसेट होना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है और एक बड़ी टीम की भी रिक्वायरमेंट है। तो मुझे आपकी जर्नी बताओ कि ये आइडिया कहाँ से आया और आपने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया आज? Done. I started my career in 2007 and I started unorganized business from 2013. As for ARB Buildcon Private Limited, I started from 2017. ओके। पूरा करियर हमारा प्री इंजीनियर बिल्डिंग में रहा है, तो हमारे लिए एक टेक्निकल समझ काफ़ी अच्छी हो गई थी एंड हमें बहुत सारे ऐसे मौके मिले जहाँ पे मेरे को टेक्नो कमर्शियल हैंडल करना पड़ा कंपनीज में। वहाँ से मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि हाउ टू हैंडल द बिजनेस, जिसमें टेक्नोक्रेट्स होना बहुत ज़रूरी होता है एंड बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े इंफ्रा की ज़रूरत तो है ही, बट दैट फॉर लार्ज वॉल्यूम प्रोजेक्ट। हमने एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया और आज हम बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मतलब आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ था और कौन सी ब्रांच में थे आप पहले? Yes, I did my BTech in mechanical engineering from Uttar Pradesh Technical University in 2007. ओके। After that, I did MBA from Indian Institute of Material Management. ओके। I taken experience in design department, production department, commercial department, Okay. and construction department. जो आज मेरे को हर एक डिपार्टमेंट की टेक्निकल एंड कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग है। ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक है प्री इंजीनियर बिल्डिंग, पीईबी, तो आप थोड़ा टेक्निकली समझाओ कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। प्री इंजीनियर्ड मीन्स अ प्री डिजाइन, प्री फैब्रिकेटेड, प्री डिफाइंड प्रोसेस। ओके। इसमें फैक्ट्री पे ही सारे मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ओके। ट्रांसपोर्ट होता है और साइट पे ओनली बोल्टेड कनेक्शन होता है। ओके। ट्रेडिशनली साइट पे वेल्डिंग, पेंटिंग एंड फिटिंग हुआ करती थी। आज की डेट पे ओनली बोल्टिंग कनेक्शन हो रहा है। साइट पे सिंगल गैस कटिंग एंड वेल्डिंग नहीं होती है। बोल्टिंग कनेक्शन से क्वालिटी एंड फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है। ओके। और प्री फैब स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इसके मेजर टाइप्स कितने रहते हैं और इसमें कौन सा मटेरियल ज़्यादातर यूज होता है पीईबी में? इसमें प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में मेनली 3 टाइप की मटेरियल यूज होती है। एक एमएस प्लेट, एक गैल्वेनाइज आइटम ओके। एंड एक गैल्वेनियम आइटम। ओके। एमएस प्लेट, गैल्वेनाइज्ड
एंड गैल्वेनियम, 3 टाइप के मेनली मटेरियल यूज होता है। ओके, मुझे थोड़ा हिस्टोरिकली जर्नी बताओ कि ये पीईबी की शुरुआत इंडिया में कहाँ से हुई और ये concept- एक्चुअली एज फार माई नॉलेज हम्म, इंडिया में पीबी का कॉन्सेप्ट 1995 से आया अच्छा, एंड फाउंडिंग फादर एज फार माई नॉलेज डॉक्टर रोचन, ही वॉज द CEO ऑफ करबी हैदराबाद, ओके, देन ही ज्वाइंड फिनिक्स। उन्होंने करबी कुवैत एंड गल्फ वहाँ से कॉन्सेप्ट इंडिया में लेके आया था 1995 में। ओके, तब से यहाँ पे एक पीबी की शुरुआत हुई। हम्म, मेनली ये कॉन्सेप्ट यूके, यूएस एंड गल्फ कंट्रीज के। अच्छा। तो आपने जो बोला कि यूके, यूएस एंड गल्फ कंट्रीज में है, तो वहाँ पे थोड़े एग्जांपल देके बताओ कि कौन सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जो ऑलरेडी पीईबी से ही बनी हुई है। वर्ल्ड में जितनी भी टॉलेस्ट बिल्डिंग है ओके, वो मेनली पीबी में ही बना हुआ है, स्टील स्ट्रक्चर्स में ही बना हुआ है। जैसे आपको मैं बोलूँ तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क टाइम्स यूके, चाइना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यूके बैंक टावर, ओके, इवन अपना सरदार स्टैचू, अच्छा, ये मैक्सिमम आप देखेंगे जितनी भी टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो सब स्टील में है। ओके, हाँ, अभी भी इंडिया में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं कि पीवी का मतलब ओनली इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, फैक्ट्री, वेयर हाउसेस, रिफाइनरी, पावर प्लांट, गोडाउन। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यही है कि वही पीवी में चल रहा है। राइट, बट पीवी का मेन स्कोप तो अभी आना इंडिया में बाकी है, हाई राइज बिल्डिंग्स, राइट, जो कि वर्ल्ड में अक्रॉस द ग्लोब इसकी काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी है। ओके। मुझे थोड़ा ये जानना है कि आपने जैसे बताया कि वर्ल्ड में पीईबी का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल है और इंडिया में अभी जस्ट आना बाकी है, तो इसके पीछे मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब उसके प्राइस ज़्यादा Yes. है? एक्चुअली यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी आएंगे, धीरे 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 इंफ्रा ग्रोथ हो रहा है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होने से थोड़ा टाइम बाउंड भी हो रहा है कि भाई इतने दिनों में एक कंस्ट्रक्शन करना है। तब लोगों को समझ में आ रही है कि भाई प्रीफैब में काम करो। जनरली सिविल कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिशनली कन्वेंशनली फैब्रिकेशन, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था। फिर ये पीबी का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे सिविल कंस्ट्रक्शन एंड कन्वेंशनल फैब्रिकेशन 1 ईयर का प्रोसेस है, वहाँ पे प्रीफैब हार्डली 6 मंथ का प्रोसेस होगा। ओके, तो अभी लोगों को समझ में आ रही है कि प्रीफैब में करवानी चाहिए। बीच में मैंने एक न्यूज़ देखा था कि चाइना में जब अभी कोविड आया तब उन्होंने 2 दिन में एक हाई राइज बिल्डिंग खड़ी कर दी थी। यस, तो वो भी क्या एग्जाम्पल पीईबी का ही Yes. मान सकता है? एक्चुअली दैट इज पीबी। अच्छा, तो मतलब क्या इतना जल्दी हो सकता है? हो सकता है। उसी को प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, प्री डिफाइंड, प्री डिजाइन, प्री प्रोसेस एंड साइट पे डे नाइट करके कंस्ट्रक्शन करो, वोल्टेड कनेक्शंस। ओके, तो आप मुझे थोड़ा टेक्निकली समझाओ कि ये जो कन्वेंशनल बिल्डिंग्स है और पीबी है, तो दोनों के डिफरेंस देखा जाए तो अच्छा क्या है और अच्छा क्यों है, मान सकते क्यों, और एक्सपेंस वाइज कौन मतलब ज़्यादा हो Yes. सकता है अभी? कन्वेंशनल फैब्रिकेशन में मैं बोलूँ तो मतलब वो गुड लुकिंग नहीं होगा। एक एग्जांपल दूं कि अगर पीवी में कोई बिल्डिंग 1 करोड़ की हो रही है तो कन्वेंशनल में 1 करोड़ 20 लाख होगा। ओके, मतलब कन्वेंशनल का 20% रेट ज़्यादा है। महंगा पड़ेगा, ओके, कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। एंड सपोज आज बिल्डिंग ना आर्किटेक्चरली गुड लुक होना चाहिए। सारी बिल्डिंग एक आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट में बन रही है। कन्वेंशनल फैब्रिकेशन में वो लुक आप दे नहीं सकते हो, राइट, क्यों? साइट प्रोसेस है, फैक्ट्री प्रोसेस नहीं है। राइट, तीसरा चैप्टर है टाइम टेकिंग, कि कन्वेंशनल में एक टाइम प्रोसेस है, प्रीफैब में वो टाइम जस्ट 20 to 30% लेस टाइम में वो कंस्ट्रक्शन होगा। ओके, फास्ट कंस्ट्रक्शन आपका सेकेंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट कटिंग। राइट, और इसमें फास्ट अगर हो जाएगा तो मैन पावर की दिक्कत भी कम आएगी। यस, क्योंकि इसमें हाँ यस इसमें सब एक चौथा फैक्टर है मैन पावर का। इसमें कम मैन पावर लगते हैं क्योंकि सारी चीजें डिफाइंड है। राइट, हाँ, ओके।
मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है मुझे। दूसरा मुझे ये जानना है कि मतलब पीईबी के आप थोड़े डिटेल में टाइप समझाओ कि किस किस टाइप के डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं पीईबी में। पीबी में मैं सेक्टर्स आपको बताऊं। एक तो हो गया इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल प्लांट्स, जिसमें जैसे ऑटोमोबाइल प्लांट में हुंडा, मारुति। इंजीनियरिंग यूनिट में लाइक कास्टिंग यूनिट हो गया, मैकेनिकल यूनिट हो गया, इवन कि आपके जो प्रोडक्ट हैं सेंसर इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई। तो ये सब इंजीनियरिंग प्लांट में आ गए। अब आते हैं फूड प्रोसेसिंग प्लांट, लाइक जाइडस कैडिला, डिस्वान फार्मा, सन फार्मा। इनकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है ये फार्मा सेक्टर से आ गया। राइट। फूड प्रोसेसिंग में लाइक कोल्ड स्टोरेज, उस टाइप की बिल्डिंग आ गई। गेमिंग जोन, इस टाइप में लाइक एम्यूजमेंट पार्क, पब्लिक प्लेस, लाइक अगर अहमदाबाद का फन ब्लास्ट हाँ फन ब्लास्ट हो गया, शॉर्ट गेमिंग जोन हो गया। ओके। इस टाइप की बिल्डिंग एम्यूजमेंट पार्क में हो गई। तो इस तरह बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें एंड कमर्शियल बिल्डिंग, G+2, G+3, G+5, तो हाई राइज बिल्डिंग, ये सारे पीबी की कैटेगरीज है। ओके। मुझे ये जानना है कि अभी जस्ट जो राजकोट में प्रॉब्लम हुआ था, यस, एक अम्यूजमेंट पार्क या मतलब फन ब्लास्ट जैसा ही कोई गेमिंग जोन था, तो मुझे सेफ्टी वाइज जानना है कि ये सेफ है ये बिल्डिंग्स? अगर फायर की बात होती है तब हर एक प्रोडक्ट में, हर एक कंस्ट्रक्शन में, हर एक बिजनेस में थोड़ा लो फॉल होता है। राइट। हाँ, उसकी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, लाइक सेफ्टी नॉर्म्स हो गया, लीगल कंप्लायंसेस हो गया। हम लोगों की बिल्डिंग में ना प्रोसेस होता है कि भाई यहाँ एंट्री है, यहाँ एग्जिट है, यहाँ पे फायर डोर रखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ें रहेगी। गैस सिस्टम के एक अलग से शेड होगा, ट्रांसफार्मर एंड डीजी रूम एक अलग होगा, पब्लिक मूवमेंट इधर से उधर होगा। तो हमारा तो काम है सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर देना, राइट। बट बहुत सारी कंप्लायंसेस है जो हमारे स्कोप में नहीं होती है। ओके। हाँ, हम लोग बहुत बार हम लोग फायर कोटिंग पेंट का भी सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को। बहुत लोग करवाते हैं, बहुत लोग नहीं करवाते हैं, बट बहुत सारी नॉर्म्स हैं, हर जगह थोड़ी थोड़ी लो फॉल होती है, जिससे कारण सेफ्टी मेजर्स अगर बाईपास हुआ तो ऐसे इंसिडेंट होते हैं। बट पीईबी में वो हर एक चीज़ की सॉल्यूशंस है। लोगों को इसको टेक्निकली और भी समझनी चाहिए और आगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम लोगों के पास हर चीज़ की सॉल्यूशंस है। ओके। सो अवधेश भाई, मुझे आपकी थोड़ी एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में बात करना है कि जैसे आप पीईबी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी थोड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। तो मुझे ये जानना है कि आपके बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था और वहाँ से आप कैसे बाहर निकले? एक्चुअली मेरे को पता था मैं बिजनेस में आया तो चैलेंजेस आएंगे, बिना पैसे का बिजनेस में आना तो और चैलेंजेस होगा। बट मेरे को मेरे टेक्निकल कॉन्सेप्ट, टेक्निकल कैपेबिलिटी एंड हमारे कुछ फिक्स कस्टमर पे मेरे को बहुत भरोसा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे कस्टमर्स, हमारे वेंडर्स और हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटी हमारे काम आएगी। नो डाउट कोविड में प्राइस एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हुआ रॉ मटेरियल का। बहुत सारे वेंडर्स हमारे साथ में नहीं रहे, बहुत सारे लोग हमारे साथ में रहे, बहुत सारे कस्टमर हमारा साथ नहीं दिए, बहुत लोग प्राइस एस्केलेशन भी मेरे को दिए। बट इससे टफ चैलेंजेस तो नहीं आएगा, हम उससे भी निकल चुके हैं। ओके। वो भी सक्सेस हो गया। ठीक है। दूसरा मुझे ये जानना है कि जब ये चैलेंजिंग चुनौती भरा जो सामना करना होता है, मतलब कोई भी चुनौती आपकी लाइफ में आती है, तो उसका सामना करने के लिए आपका माइंडसेट क्या रहता है? Yes. वो थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखिए, जब भी चैलेंजेस आएंगे ना उसी समय सीखने को मिलेगा। कंफर्ट जोन में कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे को पता है कि जिस वे में, जिस सिचुएशन में हम लोगों ने बिजनेस चालू किया था, हर दिन चैलेंजेस आएंगे। आज क्या हो रहा है कि आज हमें नेक्स्ट लेवल पे कंपनी को लेके जानी है तो भी चैलेंजेस है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स। उसको सॉर्ट आउट करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं किस लिए हूँ? प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए ही हूँ। रोज ऑफिस जाता हूँ, मेरे को पता है 4-5 प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करना है, मेरा काम है सॉर्ट आउट करना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मैं कंफर्ट जोन में रहूंगा तो मेरा डेवलपमेंट नहीं होगा, मेरा प्रोग्रेस नहीं होगा, मेरी कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा। मैं वो मार्केट में वो कैपेसिटी में मार्केट शेयर उस लेवल का मैं डेवलप नहीं कर पाऊंगा अगर मैं कंफर्ट जोन में रहा तो।
ओके इसलिए हर दिन चैलेंजेस है, हर दिन प्रोग्रेशन। चैलेंज में ही हार्ड मैन क्रिएट होते हैं। ओके। सो अब अगर सर्विसेज की बात की जाए तो ERB बिल्डकॉन किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है? ERB Buildcon services like design, engineering, fabrication, ओके transport, and construction of pre-engineered building and industrial civil construction all over India and Africa. Actually, we do turnkey project solution. Turnkey project means PB, civil, electrical and plumbing. ओके और पैकेज हम लोग कस्टमर को सर्विसेज देते हैं। ओके। मुझे आप एक एग्जांपल के साथ समझाओ कि अगर कोई आपके पास PEB का ऑर्डर लेके आता है, किसी को एक साइट डेवलप करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप समझाओ कि कहाँ से स्टार्ट होता है। लाइक उसकी Yes. पहले डिजाइन होती है, कंस्ट्रक्शन सबसे पहले मेरी सेल्स टीम क्लाइंट के पास जाएगी, ओके तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझेगी कि भाई लेंथ, वेथ, हाइट, बिल्डिंग के अंदर कोलेट्रल लोड क्या है, बिल्डिंग की कैटेगरी क्या है, फूड है कि फार्मा है कि ऑटोमोबाइल है कि इंजीनियरिंग है कि वेयर हाउसेस है। ओके हाँ, इसमें सस्पेंडर लोड क्या होंगे, लाइव लोड क्या है, विंड स्पीड क्या है, जोन क्या है, लाइक कच्छ भुज है कि फरीदाबाद है कि लखनऊ है कि अहमदाबाद है। पूरा एनालिसिस, पूरा ये राइटअप करके आते हैं हमारे सेल्स टीम, वो हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट को देगा। ओके डिजाइन डिपार्टमेंट उसका एस्टिमेशन निकालेगा कि भाई बिल्टअप मटेरियल कितना है, सेकेंडरी मटेरियल कितना है, शीटिंग मटेरियल कितना है, हार्डवेयर, स्क्रू, नट, बोल्ट, ये सारे आइटम का केजी निकालेगा कि इतना मैट्रिक टन, इतना केजी होगा। उसकी बेस पे हमारा सेल्स वाला उसकी कॉस्टिंग निकालेगा ओके कि भाई इतना इतना इतने इतने करोड़ ऑर्डर वैल्यू हुआ। फिर टेक्नो कॉमर्शियल ऑफर along with प्रपोजल ड्राइंग, जो हैंड स्केच लेके आया हुआ था उस बेस पे ड्राइंग बनेगी, क्लाइंट को हम सबमिट करेंगे। क्लाइंट का 1-2 रिवीजन आएगा, इसके बाद ऑर्डर मिला। ओके ऑर्डर मिलने के बाद अगेन सारी चीजें हम डिजाइन डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे। डिजाइन डिपार्टमेंट उसका प्रॉपर डिजाइन करेगा, एंकर बोल्ट प्लान बनाएगा, रिएक्शन फोर्सेस बनाएगा, क्लाइंट को सबमिट करेगा फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन। इसके बाद वो चीजें जाएगी फैब्रिकेशन में, प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट वाली टीम को हैंड ओवर दिया, ट्रांसपोर्ट वाली टीम इरेक्शन डिपार्टमेंट को हैंडल दिया, इरेक्शन डिपार्टमेंट वहां पे एज पर ड्राइंग कंस्ट्रक्शन करेगा और क्लाइंट को हैंड ओवर करेगा। इन शॉर्ट, सेंटर में क्लाइंट बैठा हुआ है, वहां सेल्स वाला गया और उसके टच में इरेक्शन टीम है, उसको हैंड ओवर किया। हाँ, और उसको सपोर्ट देने के लिए HO में कमर्शियल डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, लाइक परचेज, स्टोर, अकाउंट, ओके HR, ये डिपार्टमेंट सारे फंक्शंस को सपोर्ट देने के लिए बैठा हुआ है। इस तरह हम लोग प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हैं। ओके। सो आपने जैसे डिटेल में ऑपरेशन समझाया कि कैसे ये ऑपरेट होता है, मुझे आप ये समझाओ कि ये पूरा टर्न अराउंड टाइम है, वो कितना टाइम में ये पूरा प्रोजेक्ट आप हैंड ओवर? वेटेड एवरेज टाइम 3 to 4 months ओके फॉर अ प्रोजेक्ट। राइट। और दूसरा ये मेन इंपॉर्टेंट बात कि जब सारी प्रोसेस चल रही होती है और जब आप साइट पे जब इंस्टॉलेशन के लिए जाते हो, तो आपको गवर्नमेंट के साइड से कोई अप्रूवल चाहिए होता है कि यस, एक बहुत सारी कंप्लायंसेस होती हैं। जैसे हम लोगों का ESIC एंड PF कवर लेबर होते हैं, एंड वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी होती है। ओके बहुत सारे कंप्लायंसेस हम लोग फॉलो करते हैं। ओके। और इसमें लाइक जो भी कस्टमर है उसके साइड से उसको क्या ध्यान रखना होता है उस टाइम पे? कस्टमर से हम लोगों का प्री डिफाइंड है, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है तो प्री डिफाइंड है कि आपको बिल्डिंग के पास आपको इतना स्पेस देना होगा हमें स्टोरेज के लिए, आपको पावर देना होगा, आपको ड्रिंकिंग एंड कंस्ट्रक्शन वाटर देना होगा। तो बहुत सारी चीजें क्लाइंट के स्कोप में है और बहुत सारी चीजें हमारे स्कोप में है, वो प्री डिफाइंड है। हम क्योंकि कस्टमर के कोऑपरेशन एंड उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमें काम करना है, तो ऑब्वियस कस्टमर हमें बहुत सारी हेल्प करता है, बाकी तो मेरे को करना ही। ओके राइट। दूसरा मुझे ये जानना है कि ये जब इंस्टॉलेशन की बात आती है तो मैन पावर की सेफ्टी के बारे में भी बहुत सोचना पड़ता है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? Yes. उसके लिए आपके एम्प्लॉयज के लिए आपने क्या क्या प्रोविजंस रखे? यस, सेफ्टी हमारे बिजनेस में सेफ्टी एक मेन कंसर्न है। सेफ्टी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन फील्ड है एंड हाइट वर्क है, यहाँ पे एक्सीडेंट के मेजर चांसेस होते हैं। राइट। तो उसके लिए सबसे पहली बात कि हम लोग जो टीम हायर करते हैं ना, लेबर की टीम, हमारे अंडर में भी सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं।
वो जो टीम हायर करते हैं वो बहुत ही टेक्निकली स्ट्रांग टीम होनी चाहिए, टेक्नीशियन होने चाहिए, फिटर होने चाहिए, हाइट वर्क में उनका 10 से 15-20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस टीम को ही हम लोग नॉमिनेट एंड अप्रूव्ड वेंडर बोलते हैं। अप्रूव्ड वेंडर, किसी भी एरिया से हम लोकल वेंडर हायर नहीं करते हैं। जैसे साउथ वाली, मतलब बेंगलोर एंड हैदराबाद के लिए साउथ के लिए अलग टीम है, मुंबई के लिए अलग टीम है, अहमदाबाद के लिए अलग टीम है, फरीदाबाद के लिए अलग टीम है, लखनऊ के लिए अलग टीम है। तो रीजनल लेवल पे हम लोग अलग अलग अप्रूव्ड वेंडर हायर करके रखे हुए हैं। हम उन्हीं से काम करवाएंगे जिनको हमारी कंपनी का क्वालिटी, पॉलिसी एंड सेफ्टी के बारे में पता हो, सो दैट हमें मिनिमम ट्रेनिंग में उनसे काम ले सकें। राइट। दूसरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि जब भी आप साइट पे अपना प्रोडक्शन का मटेरियल लेके जाते हो तो मतलब उसका लोड ज़्यादा होगा इन वेट। तो इंडिया के कई रास्ते ऐसे हैं कि वहाँ पे लिमिट होती है कि मतलब यहाँ पे इतने टन से ज़्यादा मटेरियल नहीं ले जा सकते। तो उस टाइम पे आपने क्या क्या चैलेंजेस का फेस किया है आज तक? कभी कल को ओवरवेट होते हैं। जनरली हमारी टीम जो लॉजिस्टिक टीम है उनको सब पता है कि भाई ये ट्रेलर है, भाई 22 मेट्रिक टन से ऊपर हम लोड नहीं करेंगे। तो पीबी पैकिंग लिस्ट में ना पहले से ही डिफाइन है कि इस मेंबर का इतना ही वेट होगा, पहले से ही वेट लिखा हुआ है। जैसे एक मेंबर का 1 मेट्रिक टन वेट है तो हमारे लॉजिस्टिक मैनेजर को पता है कि 22 मेंबर से ऊपर लोड नहीं करना है। 21 हो जाएगा चलेगा, 23 मेंबर लोड ना करे। राइट। उसको पहले से ही ड्राइंग में ही पता है, पैकिंग लिस्ट में ही पता है कि इतना मेट्रिक टन वेट है। तो सबसे पहले फैक्ट्री पे ही कंट्रोल कर देते हैं कि ओवरलोड ना जाए, जिससे कोई रास्ते में एक्सीडेंट या कोई गवर्नमेंट कंप्लायंसेस बाईपास ना हो। ओके अवधेश भाई, मुझे ये बताओ कि जब भी आप अपना प्रोजेक्ट हैंडओवर करते हो क्लाइंट को, तो वहाँ पे क्वालिटी चेक और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आपकी टीम के साइड से क्या क्या आप ध्यान रखते हो? एक्चुअली जितनी भी प्रोसेस है लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड इरेक्शन एंड साइट पे सिविल कंस्ट्रक्शन, हर स्टेज पे एक डॉक्यूमेंटेशन है। क्वालिटी एश्योरेंस प्लान हम लोग क्लाइंट को सबमिट किए रहते हैं। वेरी बेसिक स्टेज, प्रिलिमिनरी स्टेज पे हम लोग QAP क्वालिटी एश्योरेंस प्लान सबमिट किए रहते हैं। उस बेस पे हर स्टेज पे हमारे क्वालिटी चेक है, वो डॉक्यूमेंट हम मेंटेन करते हैं। लाइक प्रोडक्शन के भी टाइम पे, परचेज के भी टाइम पे एंड इरेक्शन के भी टाइम पे। ओके तो मुझे ये जानना है कि आपके लिए अभी आपके बिजनेस में PEB में बिगेस्ट चैलेंज क्या आ रहा है आपको, जो आप अभी सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं? बिगेस्ट चैलेंज लाइक कम्पिटिटिव मार्केट। ओके। क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बूम पे है, बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। ओके। हाँ, बहुत सारे कन्वेंशनल बैकग्राउंड के लोग भी PEB में आए हुए हैं। तो थोड़ा उस लेवल की क्वालिटी डिलीवर नहीं हो रही है। दूसरा चैलेंजेस है कमर्शियल, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हो तो बहुत बड़ा सेटअप होना चाहिए, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए। बट मार्केट बड़ी है, आपको जितना करना है आप करो। ओके। बट क्वालिटी एंड सेफ्टी से कंप्रोमाइज मत करो। क्वालिटी एंड सेफ्टी में आप रहोगे तो मार्केट में बड़ा कर पाओगे। ओके राइट। ओके, आपके ये जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है उसमें अगर आपको कोई एक सक्सेस स्टोरी शेयर करनी हो तो किस बिल्डिंग के बारे में बात करोगे, वो थोड़ा डिटेल में समझाओ। बिल्डिंग है तो अभी तक हमने मोर देन 350 नंबर्स ऑफ बिल्डिंग ऑल ओवर इंडिया हमने डिलीवर कर दिया है। ओके। हमारे लिए तो सारी बिल्डिंग एक अच्छे एक्सपीरियंस में है। बहुत बिल्डिंग में काफ़ी मेरा इमोशंस जुड़ा हुआ है, काफ़ी बिल्डिंग में बहुत अच्छा मेरे को सीखने को मिला है। सिर्फ हमारे लिए वो बिल्डिंग नहीं है, वो हमारा पूरा थॉट प्रोसेस बिल्डिंग के अंदर रहता है। प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट डिलीवर किया है ना, तो पूरे थॉट प्रोसेस से किया गया है। तो हमारे लिए सभी इक्वल है, बट एक दो बिल्डिंग है जिससे हमारा काफ़ी लर्निंग है। लाइक रिसेंटली हम लोगों ने एक बिल्डिंग हैंड ओवर किया, प्राइवेट डिफेंस यूनिट है। ओके। जिसमें हमने पैकेज लिया था PBL सिविल का, इंक्लूडिंग डिजाइन। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिसमें बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी गेट, PEB बिल्डिंग अलॉन्ग विथ क्रेन, इंसुलेशन, ऑफिस ब्लॉक मेजनाइन एंड पैसेंजर लिफ्ट। ओके। and including all utilities
लाइक पार्किंग, वॉशरूम, ट्रांसफार्मर रूम, गेट, टर्नकी पैकेज हमने लिया था और अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और हमने उसको किया। ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे थोड़ा ये जानना है कि जब हाई राइज बिल्डिंग आप पीईबी से बनाते हो तो उसमें आपको मेन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और दूसरा मुझे ये जानना है कि इंडिया में अभी ऐसी कौन सी हाई राइज बिल्डिंग है जो पीईबी से बनी है? यस, हाई राइज बिल्डिंग में अभी भी 100% एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ओके। बट हम लोग कंटिन्यू फोकस कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो कमर्शियल बिल्डिंग है अदर देन रेसिडेंशियल, जो G+20, G+40, G+50 की जो कमर्शियल बिल्डिंग है, एटलीस्ट वो स्टील में कन्वर्ट हो गए, लाइक फॉरेन कंट्रीज की तरह। रिसेंटली 2013 में VS हॉस्पिटल ओके। G+19 19th फ्लोर का लोहे में बना हुआ है, स्टील में, प्रीफैब में बना हुआ है अहमदाबाद में, एंड बहुत सारी 4-5 बिल्डिंग बनी हुई है। बट शुरू में कन्वर्ट करना, शुरू में आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, क्लाइंट, कंसल्टेंट सबको कन्विंस करना थोड़ा एक चैलेंज है, बट धीरे धीरे लोग भी अवेयर हो रहे हैं और इस फील्ड में आ रहे हैं। ओके। हाई राइज बिल्डिंग भी स्टील में आ रही है। ओके। उसमें सेकेंड हम लोग एक इनोवेशन ऐड किया हुआ है, कंपोजिट स्ट्रक्चर्स। अच्छा। पहले 100% सिविल में हुआ करते थे, आज क्या हो रहा है कि 25% सिविल एंड 75% स्टील, ओके। कम्बो पैक दे रहे हैं हम लोग, कंपोजिट स्ट्रक्चर्स, सिविल एंड पीबी का मिक्स। ओके। ये जो हाई राइज बिल्डिंग के बारे में आप बात कर रहे हो तो इसमें चैलेंजेस कहाँ से आता है कि लाइक गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से चैलेंज आते हैं? माइंडसेट, अच्छा, मतलब कंप्लायंस वाइज कोई प्रॉब्लम? पब्लिक माइंडसेट, ओके। कोई चैलेंज नहीं है, पब्लिक माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट कब होगा? जब आपके आसपास में बिल्डिंग बन जाए, आपके आसपास में वो एक कल्चर हो जाए, एक प्रीफैब का कल्चर आ जाए, उनको समझ में आ जाए कि भाई इकोनॉमिकली लेस प्राइस में है, फास्ट कंस्ट्रक्शन है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इजी टू मूव है। जैसे अहमदाबाद की मैं बात करूं, इस्कॉन सर्कल पे एक बिल्डिंग थी जिसमें बिग बाजार हुआ करता था, G+2। आई थिंक 2011 में उसका डेमोलिश हुआ। राइट। G+2 में बनी थी। अगर G+2 स्टील में बना रहा होता तो उसका जो वैल्यू है ना, वो एज इट इज 10 साल 20 साल 30 साल बाद भी वो जितनी वैल्यू का कंस्ट्रक्शन हुआ है उतना उसका दाम एज इट इज रहता। आप सिविल में बनाए तो तोड़ने का भी पैसा देना पड़ा। राइट। तो जहाँ जहाँ किसी एरिया में G+5 का अप्रूवल मिला हुआ है, G+10 का मिला हुआ है, आप स्टील में बनाओ। आने वाले दिनों में उस एरिया में G+50 का, G+60 का अप्रूवल मिलेगा, तो आप इस बिल्डिंग को तोड़ोगे ना तो स्टील का पैसा एज इट इज आपका मेंटेन रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप लोहे में बनाए रहे तो, सिविल में बनाए रहे तो उसको तोड़ोगे G+5 तब जाके G+50 खड़ा करोगे ना। राइट। आपका तो इन्वेस्टमेंट खराब गया। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रीफैब में ही आने चाहिए। ओके। दूसरा मुझे ये जानना है कि आपने जैसे बोला कि इसको तोड़ के फिर से बना सकते हैं, तो क्या वो सेम मटेरियल यूज कर सकते हैं फिर से हम? यस, देखिए यहाँ G+3 का बिल्डिंग बनाए, तोड़ के यहाँ पे G+30 बना दी है। तो G+3 आपका बहुत सारे जोन होते हैं, बटे होते हैं, जो वहाँ पे G+3 का ही अप्रूवल है। लाइक गांधीधाम में G+2 का ही अप्रूवल है, तो ये बिल्डिंग को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, वहाँ पे बेच दो, सेम टू सेम। सेकेंड प्रोसेस कि नीचे वाले जो बिल्डिंग है ना उनको टॉप फ्लोर पे शिफ्ट कर दो विद माइनर करेक्शन, एंड नीचे वाली बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर दो, मतलब नया मटेरियल दे दो। जो नीचे वाला पोर्शन था उसको ऊपर शिफ्ट कर दो। ये आपका तो मटेरियल रीयूज में आने वाली चीज है, लाइक एलिस ब्रिज। आज जो प्राइस में उस जमाने में कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, आज स्क्रैप बेचोगे तो भी उससे पैसा ज्यादा मिलेगा। तो वह एडवांटेज हुआ ना। हाँ, ये बात तो सही है। बट ये जो माइंडसेट की प्रॉब्लम है वो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया में कब तक Yes. हो जाएगी? मैंने 2007 में अपना करियर पीबी में चालू किया। लोगों को कन्वेंशनल पीबी इसका डिफरेंस समझाने में हम लोगों को महीने लग जाया करती थी। आज देखो, आज पीबी में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, फैक्ट्री, जितने भी GIDC बनी हुई है सब प्रीफैब में बनी हुई है। आज हम लोगों को समझाना नहीं है, आज सब लोग पीबी समझ रहे हैं।
पहले हम लोगों को पीवी, उसका फुल फॉर्म, उसका प्रोसेस, जब बैठते थे ना 10-15 पेज में उसको डिस्क्राइब करते थे, फोटो दिखाते थे, है ना। क्यों बिल्डिंग 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर में भी बनी हुई नहीं है, लोगों को क्या दिखाओगे। हाँ, क्यों एक पहले जो एमएनसी क्लाइंट थे, एमएनसी कॉर्पोरेट्स थे, वही पीवी बनवाते थे, लोकल क्लाइंट नहीं बनवाया करता था। राइट। तो उस समय हम लोग के लिए चैलेंजेस था इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनाने के लिए। आज वो खत्म। आज हम लोगों के लिए सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग में चैलेंजेस है, वो भी आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि फास्ट कंस्ट्रक्शन, लेस प्राइस, आर्किटेक्चरली गुड लुक बिल्डिंग बनानी है तो प्रीफैब में आना पड़ेगा। राइट। दूसरा मुझे ये जानना है कि हमारा गुजरात जो है उसको मतलब अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है यहाँ पे। लाइक कच्छ जैसे एरिया है, वहाँ पे तो रेगुलर आते रहते हैं, साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार। तो ये पीवी कितना यस, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है हमारे कन्वेंशनल जितने भी कंस्ट्रक्शन हो गए अभी, उसके सामने अगर ये एडप्ट किया जाए यस, तो फ्यूचरिस्टिक व्यू से आप क्या सजेस्ट करोगे? लाइक सिजिफिक जो जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं तो सारे पैरामीटर को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि ये सिजिफिक जोन क्या है, यहाँ पे विंड स्पीड क्या है, बिल्डिंग का पर्पज क्या है, उस बेस से हम डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर साउंड प्रूफ डिजाइन है ना, तो वो तो कंप्लायंसेस ऑटोमेटिक आ गई है। इवन वो पीबी हो, चाहे कन्वेंशनल स्ट्रक्चर हो, और चाहे सिविल कंस्ट्रक्शन हो, अगर आपके डिजाइन पैरामीटर आप फॉलो किए हो ना, तो किसी भी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है कि टाइम कंस्ट्रक्शन किस में कम लगेगा, क्वालिटी किस में मिलेगी, और पैसा किस में कम लगेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है। टेक्निकली साउंड बिल्डिंग सारी है, बट ये 3 फैक्टर मेन। ओके। दूसरा मुझे अवधेश भाई ये जानना है कि जैसे पीईबी का इवॉल्वमेंट इतना हो गया है अभी, तो अगर इनोवेशन की बात की जाए तो आपको क्या लगता है पीईबी से भी बहुत सारे अभी पीवी में इनोवेशन होना बाकी है। ओके। जैसे मैं क्लासिकल एग्जांपल लूँ, जब भी हम लोग जैसे फैक्ट्री बनाते हैं तो फैक्ट्री के सामने ऑफिस बिल्डिंग होती है, तो फैक्ट्री तो पीवी में आ गए पहले जमाने से। क्यों भाई, 300 फीट 200 फीट क्लियर स्पेन विदाउट एनी इंटरमीडिएट कॉलम, तो पीवी में ही पॉसिबल है, सिविल में तो पॉसिबल है नहीं। तो क्लाइंट का माइंडसेट इसमें क्लियर हो गया था। अब आ गया सामने ऑफिस बिल्डिंग, तो पहले जमाने क्लाइंट का माइंडसेट रहता था कि भाई ऑफिस हम बनाएंगे तो हम तो आरसीसी में ही बनाएंगे, एकदम घर की तरह लुक होना चाहिए। उसको हम लोगों ने मेज़नाइन में कन्वर्ट किया। जैसे ऑफिस G+2, G+1, G+3 की रहती है सामने फैक्ट्री के, तो उसको हम लोगों ने प्रीफैब में कन्वर्ट कर दिया था। फिर उसको सिविल का लुक देने के लिए हम लोग कन्वेंशनल ब्रिक वॉल लगाया करते थे किनारे किनारे, ब्रिक वॉल। तो ब्रिक वॉल एंड मेटल के बीच में क्रैकिंग की चांसेस दिखते थे, क्योंकि कम्बो पैक दिया। आज हम लोग क्या सजेशन दे रहे हैं क्लाइंट को कि उसको भी हटा रहे हैं हम लोग। वहाँ पे हम लोग ड्राई वॉल सिस्टम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ड्राई वॉल, ओके। ड्राई वॉल मतलब एरोकन पैनल हो गया, एसीपी पैनल हो गया, ग्लेजिंग हो गया, पफ पैनल हो गया। इस तरह एक ड्राई वॉल कॉन्सेप्ट हम दिया कि फास्ट कंस्ट्रक्शन भी हो जाए, कम पैसा लगे, और जो एक लुक है ऑफिस का वो आ जाए, और बिल्डिंग के ऊपर सेल्फ वेट उसका लोड ना बढ़े। ब्रिक का लोड बढ़ेगा तो बीम को हैवी ड्यूटी करना पड़ेगा, डिजाइन उसकी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर लोड आ रहा है। और ड्राई वॉल में कोई लोड नहीं है, तो इससे कम वेट मतलब कम प्राइस में बिल्डिंग क्लोज हो रही है। ओके। ये जो आपने ड्राई वॉल की बात की, तो उसका मटेरियल क्या रहता है? यस, और मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए हुए हैं। एरोकन पैनल आया हुआ है, सीमेंट पार्टिकल बोर्ड आया हुआ है, एसीपी पैनल आया हुआ है, ग्लेजिंग पैनल आया हुआ है, जैसे आप कमर्शियल टावर में देख रहे होंगे ग्लासेस लगे हुए हैं। तो इस तरह हम लोग पैकेज पीवी में भी डालना चालू किया है। ओके। हाँ, तो अभी जो अहमदाबाद में जो आपने सिविल हॉस्पिटल या मतलब जिसका एग्जांपल दिया था, तो मुझे ये जानना है कि उसकी जो दीवार बनी हुई है वो किस मटेरियल से बनी? हाँ, यस, कन्वेंशनल आधा, मतलब उसमें 25% कन्वेंशनल है, ओके, एंड 75% प्रीफैब है। ओके। हाँ, उसको उसका एक बेस्ट सोल्यूशन अभी मार्केट में एक ट्रेंड में है। ओके, ग्रेट। सो अवधेश जी, आपने जितना टेक्निकली पीईबी के बारे में समझाया, शायद जो इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहने वाला है।
बट मुझे ये जानना है कि आपके बिगेस्ट कस्टमर कौन है और आपने उनको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की गई है, ताकि क्या है कि मतलब हमारे जितने भी व्यूअर्स है वो अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात के ज़्यादा है, तो वो भी जब रास्ते में जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये आरवी बिल्डकॉन ने बनाया हुआ है। तो आप मुझे थोड़ा डिटेल में समझाओ कि कौन से बड़े बिगेस्ट प्लेयर है जिन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है। हमारे मेन क्लाइंट में है वेदांता ग्रुप, ओके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ओके जहाँ पे मैं पीबी, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग इंक्लूडिंग ईओटी क्रेन सर्विसेज हमने दिया हुआ है। सेकेंड हमारा बड़ा क्लाइंट है आदित्य बिरला ग्रुप, इंडियन रेयान वेरावल, जिसमें 35 मीटर हाइट का वेरावल बॉयलर शेड हमने बनाया। थर्ड बिगेस्ट क्लाइंट में हमारे हैं मारुति, कृष्णा मारुति लिमिटेड, एंड उसके वेंडर्स लाइक विजी ऑटो कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड, आदर्श इंडस्ट्रीज, टेक्निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिठलापुर एंड फरीदाबाद एरिया में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है जिनका मैं काम करता हूँ। ओके इवन जापानीज क्लाइंट के साथ भी काम करता हूँ। एंड प्लास्टिन इंडिया लिमिटेड एंड वारी एनर्जी लिमिटेड ओके एंड मेनी मोर क्लाइंट्स। ओके तो मुझे ये जानना है कि आप जब भी मतलब क्लाइंट को चूज करते हो, लाइक कस्टमर को, तो मिनिमम आपकी टिकट साइज क्या रहती है और किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है कंपनी का? कोविड के पहले हमारी कोई टिकट साइज नहीं थी, ओके बट क्या है थोड़ा वॉल्यूम किया और हम लोग मूव किए, तो अभी हमारी टिकट साइज मिनिमम 1 करोड़ है। ओके हाँ, एंड वो इजीली हो जा रही है। इवन 10,000 20,000 स्क्वायर फीट की भी बिल्डिंग में उतना प्राइस ऑटोमेटिक हो जा रही है, इंक्लूडिंग सिविल। जब हम पूरा एक टर्नकी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक 5 करोड़ प्लस हो जा रही है बिल्डिंग की साइज, सिंगल बिल्डिंग की साइज। राइट। दूसरा मुझे ये जानना है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, तो उसके पीछे का सोर्स क्या है? लाइक मुझे ये जानना है कि आपकी कंपनी की वैल्यूज क्या है। यस, सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को मिलता है मेरे टेक्निकल पे, ओके कि हमारी पूरी टीम, हम लोग एक्चुअली पीबी बैकग्राउंड से निकला हुआ है, तो हम लोग टेक्निकली काफ़ी अच्छा साउंड है, जिसमें हमें ऑर्डर कन्वर्जन अराउंड 90% तो ऐसे ही हो जाती हैं। कोई ऐसा बहुत सारे क्रेडेंशियल नहीं चेक किया कि क्या है, क्या फाइनेंस कंडीशन है, क्या है, बट ओनली टेक्निकल पे हमें ऑर्डर कन्वर्ट होते हैं। और आज तो सब कुछ है, आज फाइनेंस भी बढ़िया है, कंपनी का एक लीगेसी है, एंड टेक्निकल तो है ही। ओके दूसरा मुझे ये जानना है कि जब भी आप बिजनेस करते हो तो एक प्रॉब्लम ऐसा आता है लाइफ में कि आपको लगता है कि मतलब गलत फील्ड चूज कर लिया हमने, तो कभी आपके बिजनेस में आपको ये ख्याल आया कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया हो, खराब एक्सपीरियंस हो गया हो कि जहाँ से आपको लगा हो कि यार अब सब कुछ डूब गया है, बट अभी यहाँ से बाहर कैसे निकले? ऐसा कुछ इंसिडेंट हो तो आप शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फील्ड में चूज किया हूँ, आई लव दिस फील्ड। ओके ऑलवेज मेरे को बहुत अच्छा लगता है। डूब तो गया था, बट बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आती है। क्यों? हमेशा ऊपर उठ जाते हैं, हमेशा अच्छा रहता है, और इंजॉय करता हूँ फील्ड में, बहुत इंजॉय करता हूँ। पीबी फील्ड में मीटिंग में भी बड़ा अच्छा लगता है, कस्टमर से भी बड़े अच्छे रेस्पॉन्स आते हैं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, पूरी मार्केट पड़ी हुई है, सिर्फ मतलब वहाँ से कुछ कैप्चर करने के लिए मेरे को। तो मेरे को बहुत मज़ा आता है इस फील्ड में। ओके अभी जो नए लोग पीबी में अपना करियर बना रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है कि मतलब अगर उनको एंटरप्रेन्योर जर्नी को स्मूथ बनाना है तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए? कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो उससे फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम आएगी तो ही कुछ ना कुछ डेवलप होगा, तभी आपका माइंड सेट, आपकी टेक्निकल एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप होंगी। प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, या बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप तो दिमाग में सबसे पहले ये फैक्ट रख लो। ओके सो अवधेश भाई, मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये जानना है आपसे, क्योंकि आपकी फील्ड अगर देखी जाए तो मेन आपका ऑपरेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो आप अपनी टीम को कैसे इंस्पायर करते हो ऐसे चैलेंजिंग बड़े बिजनेस में? तो उसका मुझे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाओ
कि आप लीडरशिप कैसे प्रोवाइड करते हो अपने स्टाफ को, या मतलब आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको? चैलेंजेस तो हर फील्ड में हैं, बट क्या हुआ, आप ठान लो कि आपको यही काम करना है, तो बीच में अप एंड डाउन्स आएंगे, तो उससे फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना होगा, आपको फोकस अपने टारगेट पे करना होगा कि भाई ये करना ही है। दूसरा एक एग्जांपल लूँ, जैसे सपोज आप कोई भी काम करना है, तो आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत सारी प्रॉब्लम है यार, इतने चीज़ें हैं, तो हम कैसे सॉर्ट आउट करें, हमें हमारा काम कैसे होगा। एग्जांपल दूँ, जैसे आप बस स्टैंड पे खड़े हो, एक साथ में 20 लोग चढ़ रहे हैं, अंदर में जगह नहीं है, तो आप खड़े रहोगे तो खड़े ही रहोगे, आप भी चढ़ जाओ। पहले क्या होगा, गेट पे खड़े रहोगे, दूसरे स्टॉप पे जब बस पहुंचेगी तो कुछ लोग उतरेंगे, आप सीट के पास में खड़े हो जाओगे, तीसरे स्टॉप जाने के बाद आपको बैठने की सीट मिल जाएगी, हो सकता है पांचवा छठवां स्टॉप जैसे ही पहुंचे आप ना, तीनों सीट खाली हो जाएगी, सोने की भी जगह मिल जाएगी, आपको बहुत मजा आएगा। प्रॉब्लम है तो घुस तो जाओ, बाद में सोल्यूशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले ये है कि आप इनिशिएट करो कि आपको करना है, फिर प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। राइट, बहुत अच्छे से अवधेश जी आपने बताया, डिटेल एग्जांपल के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। मैं भी अभी वो फील कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि इतनी भीड़ देख के हम चढ़ने की भी करेज नहीं दिखाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार घुस जाओ, फिर सॉल्यूशन तो आराम से निकलता रहेगा। ओके, सो अवधेश जी, पहले तो मुझे ये जानना है कि आपने जैसे बताया कि कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हो तो उसमें बहुत सारी थॉट प्रोसेस जुड़ी हुई होती है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्क है ना, आर्टिस्टिक वर्क है, क्योंकि बहुत ही माइंड भी लगता है, क्रिएटिविटी भी लगती है। तो मुझे जानना है कि आपके लिए अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो एक बिल्डिंग कौन सी है जो आपको लगती है कि परफेक्ट है या इंस्पायर करती है सब लोगों को? तो आप मुझे एक एग्जांपल वो शेयर कीजिए कि आपकी पर्सनल फेवरेट बिल्डिंग कौन सी है वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो। फेवरेट बिल्डिंग में एक्चुअली मैं टाटा नैनो, सानंद जीआईडीसी का मैं पार्ट्स था। सारी बिल्डिंग मेरे सामने बनी हुई हैं, जिनका मैं सुपरविजन कर रहा था इरेक्शन डिपार्टमेंट का। तो मैं सिंस मैं टाटा नैनो का इंजीनियर था, सानंद जीआईडीसी, तो ये पूरी बिल्डिंग मेरे एक काफ़ी हार्ट से जुड़ी हुई है, और हमने वहाँ से काफ़ी सीखा। फास्ट कंस्ट्रक्शन, और सिंगूर बंगाल से जो डेमोलिश होकर के बिल्डिंग यहाँ पे शिफ्ट हुआ, प्रीफैब कैसे शिफ्ट हो गया एक जगह से दूसरे जगह, तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए काफ़ी इनोवेटिव, लर्निंग एंड एक अच्छा मेमोरेबल प्रोजेक्ट रहा हमारे लिए। ओके, दूसरा मुझे ये जानना है कि अवधेश जी, आप अपना सोशल लाइफ और वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करते हो? क्योंकि जब आप लाइफ में एक स्टेज पार करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। या तो आदमी वर्कोहॉलिक बन जाता है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, और अगर फैमिली को भी साथ लेके चल रहा है तो शायद सोशली वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी लाइफ की जर्नी देख रहा हूँ, तो आप सब जगह पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो। मुझे ये जानना है कि आप कैसे कर रहे हो, थोड़ा डिटेल में मुझे वो समझाओ। यस, सबसे पहले तो बहुत सालों तक मैं वर्कहोलिक था, क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग था। थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, एक सक्सेस पाने के लिए आपको डेडिकेटली आपको अपने टारगेट पे फोकस करना होता है। बट बाद में ये हुआ कि बस एक सक्सेस आई, तो हम थोड़ा सोशल अपने को इन्वॉल्वमेंट रखा। सिंस मैं बड़ा भाई हूँ, तो हमारे लिए एक फैमिली की भी काफ़ी अच्छी जिम्मेदारी है। इवन हमारे भाई ही छोटी हैं सभी, एंड सोशली हम बहुत सारे पुअर चाइल्ड के का मैं एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। हमारे एक ट्रस्ट है, आरबीएस एजुकेशन फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ओके, जिनके थ्रू गरीब बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह फैमिली, फ्रेंड्स एंड अपना गांव, इस तरह अपने जो आसपास के वातावरण है, मेरी कोशिश रहती है कि सब लोग खुश रहें, क्योंकि हमें खुशी का मौका हमारे माँ बाप, हमारे फ्रेंड्स, हमारे क्लाइंट और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट ने दिया है। तो जो कुछ थोड़ा दुखी हैं, प्रॉब्लम में हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी हमसे बनता है,
हम उनको देते हैं, हर चेहरे पे एक मुस्कान बनी रहे। बहुत अच्छी फिलॉसफी है आपकी कि अगर सोशलिटी में अगर आप रह रहे हो तो बीइंग ऑफ सर्विस का एक एटीट्यूड रहना चाहिए। वो आपने मतलब खूब आप निभा रहे हो, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा मुझे ये जानना है कि अगर ERP बिल्डकॉन कंपनी की बात की जाए तो आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट 5 साल में आप अपनी कंपनी को कहाँ पे देख रहे हो, अपना विजन बताओ। यस, नेक्स्ट 5 ईयर्स में एक अच्छा मार्केट शेयर इन टर्नकी प्रोजेक्ट सोल्यूशन में एंड टेक्निकल थिंग्स मैं अपने बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट करूंगा, जिससे इस कम्पिटिटिव मार्केट से समथिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट मैं मार्केट में लॉन्च कर सकूं। इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू सो मच अवधेश भाई, आप थैंक यू। हमारे शो पे आए और आपने जैसे टेक्निकली डिटेल में समझा कि PEB क्या है, अगर कोई अपना PEB स्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रहा है तो उसको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, सेफ्टी वाइज, कंप्लायंस वाइज और कैलिब्रेशन वाइज आपने जितना टेक्निकली डिटेल में समझाया, हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्पफुल होगा। ये पॉडकास्ट देखने के बाद उनको बहुत सारी वैल्यू भी मिलेगी कि क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और इंडिया अभी कहाँ पे है इस स्टेज में PEB के दुनिया में, और अभी आगे क्या क्या हो सकता है। सो आपकी इंसाइट से हमारे जितनी भी कम्युनिटी है उनको बहुत सारा बेनिफिट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू अवधेश। थैंक यू।